Yeah, thank you, Professor Vijapur, and thank you all for joining for this session. Actually, Vijapur Saab is my senior colleague, so we were discussing as to what we need to talk upon. And he suggested that if I talk about the changing nature of war, that would be interesting for all of us here. So together we'll try to learn things about war, how war is changing, how it has changed. And then towards the end, we'll have some questions and answers. As suggested, I'll try to be bilingual, but whenever some of you feel that I'm actually not able to rather connect with you mentally, you can just raise your hands, because speaking creates problems, because simultaneously several people would start speaking and that would be a problem in this format. तो आप अपने हाथ रेज कर दीजिए, फिर बात आपकी सुन ली जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि अगर कोई परेशानी ना हो तो सुनते रहें आप, और टुवर्ड्स द एंड फिर हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह लेंगे. तो जैसा कि अभी हमने मेंशन किया बीजापुर साहब ने, हम वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वॉर आज के दुनिया में क्या है. तो देखिए, ऐसा है कि आज की दुनिया में वॉर वो नहीं है जो हम ट्रेडिशनली वॉर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते रहे ना, जी साहब, देयर वर वॉर्स in the past and Akbar won that war and Ashoka won that war and Napoleon won so many wars and Alexander the Great won so many wars. In today's wars, if you have observed, in the last couple of years through newspapers and other mediums, there are no victors and no losers. ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री किसी कंट्री को अटैक करे, उसको हरा दे. जैसे पहले हार जीत दिमाग में होती ना वॉर के, तो आज हार जीत की तरह की वॉर आज की दुनिया में नहीं होती. पहली बात तो ये है, कोई कंक्लूसिव विक्टर नहीं होता. एक्चुअली दोनों लूजर्स होते हैं. अब आपको डिसाइड करना होता है कि दोनों पार्टीज में से लूज किसने ज्यादा किया. किसी भी कंट्री से, अमेरिका आया, अफगानिस्तान में 10 साल रहा, लड़ाई लड़ी. अब ये एनालिसिस का इशू है कि किसने कितना लूज किया. अमेरिका ने इराक में लड़ाई लड़ी, किसने कितना लूज किया. आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही, किसने ज्यादा लूज किया, किसने कम लूज किया. ईरान और इजराइल में किसने ज्यादा लूज किया, किसने कम लूज किया. लेकिन वो लड़ाई नहीं है कि आज हम जीत गए और फिर आपके मुल्क पे कब्जा कर लिया, और मतलब जैसे पहले जमाने में चीजें होती थी. उसके कई रीजंस हैं. एक वन इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट द नेशन स्टेट सिस्टम in the world has been institutionalized through the last more than a century, where the borders of the countries are almost fixed. आज की दुनिया में कंट्रीज के बॉर्डर्स वैसे नहीं है जैसे पहले इवन 16, 17, 18 सेंचुरी तक होते थे कि साहब आप मजबूत हो गए तो आपने दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया, उसकी टेरिटरी को कब्जा कर लिया और टेरिटरी आपने बढ़ा ली. आज की दुनिया में आप देखते हैं ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत पावरफुल कंट्री है उसकी टेरिटरी को बढ़ा ले. इतना आसान नहीं है. और आप देख रहे हैं कैसे बड़े पावर्स जब इस तरह की कोशिश करते हैं तो कितनी नाकाम हो जाती है. तो आज की दुनिया में अपने कंट्री के बॉर्डर्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है. पहली बात तो ये. और दूसरी बात ये है कि व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर, you have to get on the ground to occupy a certain territory. Means eventually battle has to be fought on the ground finally. Now what happens that today most of the powerful countries of the world, which are technologically also very advanced, are very reluctant to commit their ground forces in war. आज कोशिश ये होती है कि साहब हम एयर पावर से दूसरे को सबड्यू कर लें, बॉम्ब्स मार दें. अमेरिका गया, बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी 52 बॉम्बर्स से ईरान पे मार के वापस आ गया. वहां ईरान बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा है इजराइल पे, इजराइल वहां से मिसाइल्स और जेट फाइटर्स के जरिए उनके ऊपर मिसाइल्स फेंक रहा है. लेकिन ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो उतनी यूज नहीं हो रही हैं. और जब आप ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करते हैं तो उसमें बहुत कैजुअलिटीज होती हैं. और इसी वजह से कंट्रीज, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो रिलक्टेंट होते हैं अपनी ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करने की. फॉर एग्जाम्पल आज की दुनिया, तो किसी के एक आध लोगों के माइक्स ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिए प्लीज. सो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि
इस वियतनाम से लड़ाई लड़ी, तो वहां अपनी ग्राउंड को किया तो हजारों अमेरिकन मरे। तो आज की दुनिया में कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहता कि हमारे सिपाही इतने मरे, क्योंकि उसके फिर दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, मुल्क के अंदर करिए और ये अच्छी चीज नहीं है और हमारे सिपाही मर रहे हैं। तो आप अपने सिपाही को नहीं मरने देना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके सिपाही मिनिमम मरें। तो जब आपके सिपाही मिनिमम मरेंगे, इसका मतलब आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, और जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो अगर आप hypothetically speaking you can occupy that territory, but you will only be able to occupy that territory when you go on the ground, and you are reluctant in going to the ground. So you don't go on the ground, and therefore you are not able to occupy the territory. You are just trying to flatten the enemy, or rather destroy the enemy and the targets of the enemy through the use of air force. तो आज की दुनिया में एक चीज और है कि एयर फोर्स की बड़ी अहमियत हो गई है। 19th सेंचुरी तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती थी वो होती थी नेवी, नेवल फोर्स। और जिस कंट्री के पास पावरफुल नेवी होती थी वही दुनिया में ग्रेट पावर होता है। तो कहा जाता है कि जो लोग पावरफुल नेवी को ओन करते हैं वही दुनिया को ओन करते हैं। तो नेवी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्यों नेवी इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि बड़ी बड़ी नेवल शिप्स होती थी, तो उसके थ्रू आपकी फोर्सेस का मूवमेंट आसान होता था। जैसे ब्रिटिश नेवी गई और जापान के बॉर्डर पे अपनी नेवल शिप लगा दी, वॉरशिप, फौरन सिपाही उतर गए और जाके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आपकी you had that advantage that with in a surprise move, and in big numbers you could immediately reach to the enemy territory or the borders of the enemy, and you could attack that enemy from different sides. तो आपके कोई देख नहीं रहा कि आपकी फौज कहां से आ रही है, किधर से आ रही है। आपकी नेवल शिप पहुंची और फोर्स आपकी फौरन उस टेरिटरी में उतर गई और उसने जाकर वहां पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हुआ आर्म फोर्सेस में, तो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट हुआ एयरफोर्स के अंदर। और धीरे धीरे एयरफोर्स सबसे इंपॉर्टेंट विंग हो गई कि किस कंट्री के पास कितना एयर पावर है, कितना सोफिस्टिकेटेड एयर पावर है। दैट कंट्री इज सपोज्ड टू बी मोर पावरफुल as compared to the other countries, and therefore you see that in most of the conflicts in today's world it is the usage of air power. और ये देखा जाता किसका एयर पावर कितना सुपीरियर है। अभी इंडिया ने एक शॉर्ट टर्म अटैक किया पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर में, तो क्या यूज हुआ? एयर पावर यूज हुआ। हमने एयर पावर यूज किया, उन्होंने भी अपने एयर पावर के थ्रू हमें काउंटर करने की जितनी भी कोशिश करी। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि एयर पावर का इस्तेमाल हो रहा है। वही सबसे प्राइमरी और फर्स्ट यूनिट है जो आर्मी की यूज होती है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है। इसलिए सारे मुल्क जो हैं, खासतौर से पावरफुल कंट्रीज एंड नॉट सो पावरफुल कंट्रीज एज वेल, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी इन बोल्स्टरिंग देयर एयर फोर्स। कि एयर फोर्स कितनी अच्छी हो, कितनी स्ट्रांग हो, कितने सोफिस्टिकेटेड उसके पास हथियार हो और एनिमी से बेहतर हथियार हो, एंड सो ऑन। So that is the most important force, rather part of the armed force in today's world. So the other important thing which comes out in today's world is that technology appears to be the most important thing. Means you are not entering the battlefield. पहले जमाने में होता था ना कि बड़ी बहादुर फोर्स, आप गोरखा रेजिमेंट है और 6 बड़े बहादुर होते हैं और फलाने सेंट्रल एशिया के लोग बड़े बहादुर होते थे, वो जीतते हुए इंडिया तक आ गए और नेपोलियन की फोर्सेस बड़ी बहादुर थी, और सो ऑन। आप कहानियां किससे सुनते हैं और लीजेंड्स हैं किसी कम्युनिटी के कि साहब वो बड़े बहादुर थे और अरब्स बहुत बहादुर थे और टर्क्स बहुत बहादुर थे। आज बहादुरी का कोई रोल नहीं आने। आप अपनी बहादुरी अपने पास रखिए, हमने एक बटन दबाया यहाँ से आपका पूरा रेजिमेंट साफ होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी. So if I have a superior technology as a country as compared to you, I will be rather coming up trumps in the war. That is the most important thing. So technological advancement is the most important thing, and therefore technology becomes apparently the decisive factor. तो आज अमेरिका की आर्मी सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा क्या नाम है, सबसे ताकतवर है या मानी जाती है। वो क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये कहा जाता है कि उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी जो है बाकी लोगों पर बहुत ज्यादा है। मतलब they are technologically more advanced as compared to other countries, and that's the reason why their forces are supposed to be better equipped. Their rather air forces are supposed to be better equipped as compared to other countries of the world.
तो आज ये है कि जो मुल्क, जो एडवांस कंट्रीज है, जितना पैसा जो मुल्क अपनी एयरफोर्स को खासतौर से और टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने में खर्च करता है, उस कंट्री को वॉर में वो एडवांटेज मिलती है। तो टेक्नोलॉजी हम ये मानते हैं आज की दुनिया में कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसमें एयरफोर्स जैसे मैंने कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट। इसका सबसे रादर क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुआ 1990 की गल्फ वॉर के बाद। आप सब ने फॉलो किया होगा शायद उसको, गल्फ वॉर जब हुई थी तो क्या हुआ कि उस वक्त सबसे पहले प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स यूज हुई। अमेरिका ने क्रूज मिसाइल्स यूज की वहां पर, कि वो क्रूज मिसाइल्स ऐसी हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम मिसाइल्स हैं, उसके अंदर वो उसका एड्रेस फेड है, कहाँ जाना है, वो मिसाइल घूमती फिरती उस टारगेट पे पहुंचेगी जहां पर उसको लगना है, और वो वहां पर जाके हिट कर देगी। तो ये चीज उससे पहले नहीं थी, बिकॉज उससे पहले सिर्फ मिसाइल्स फेंकी जाती थी हवाई जहाज से या नेवल शिप से या जमीन पर से मिसाइल लॉन्चर से, और वो एक अंदाजा होता था कि इतने किलोमीटर उसकी मार है, वो जाएगी वहां, अगल बगल कहीं भी लग सकती है और एनिमी को उससे डैमेज होगा। लेकिन जब से प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स आ गई तो ये कहा जाने लगा कि ये मिसाइल वो है जो स्पेसिफिकली उस टारगेट को टच करेगी, हिट करेगी, जिस टारगेट को उसको हिट करना है। ये अलग बात है कि बाद में उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और हमने देखा कि ये प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स भी उतनी प्रिसाइज नहीं है, उतनी एग्जैक्ट नहीं है जितना इनके बारे में कहा जाता है, बट स्टिल रिलेटिवली मोर प्रिसाइज दे आर। तो ये कहा गया कि साहब ये मिसाइल्स या इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सारे मुल्क जो हैं वो उस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को लेने के लिए आगे बढ़ने लगे कि साहब हमें वो एडवांटेज मिले। अब दूसरी चीज ये आई कि साहब अमेरिका जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर भी है, सबसे मजबूत उसकी फोर्स भी है आज तक, और सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई भी अमेरिका ही करता है, नंबर 1 सप्लायर। और ये वेपन इंडस्ट्री जो है अमेरिका के लिए एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है। अब आज आप देखिए कि आप अमेरिका में जाइए तो वहाँ के किसी भी मॉल में जाइए, किसी सुपरमार्केट में जाइए, wherever you go in America, you will not very rarely find things made in America. You will find that America has been actually taken over by other countries. There are things made in China, made in Bangladesh, in Hong Kong, wherever, but very rarely in America. But Americans are making up that loss mainly through the sale of weapons, because weapon sales are the most profitable business in the world today. Why they are the most profitable? There are many reasons. One important reason is the monopoly of a few West-based companies in supplying weapons. अभी जो वेपन सेल्स है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा इस पे बात करते हैं जिससे आपको एक चीज इसका अंदाजा होगा। एक तो ये है कि सारे वेपन्स यही लोग बेचते हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, कुछ हॉलैंड की कंपनियां हैं, एंड सो ऑन। दे आर द ग्लोबल मोनोपोलिस्ट्स। दुनिया में करीब 75% वेपन्स यही लोग बेचते हैं। उससे इनको क्या एडवांटेज है कि ये वेपन्स जो है इनके ये मोनोपोलिस्ट है। आप सबको पता है कि मोनोपोली जब किसी चीज की मार्केट में आपकी होती है तो आप उस चीज का कोई भी प्राइस रख सकते हैं अगर दूसरे को वो चीज चाहिए, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन मार्केट में नहीं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि किसी रेयर डिजीज के लिए, किसी अनफॉर्चुनेटली किसी जानने वाले के लिए, अजीज के लिए, घर में किसी के लिए आप दवा लेने जाएं तो उसका प्रोहिबिटिवली हाई कॉस्ट होती है। 1 injection costs 1 lakh rupees, for example. Why that injection costs 1 lakh rupees? Because that is the only company which is making that injection, and it is a life-saving injection. There is no other company which is making it, so you have no choice but to buy that injection. Maybe actually that injection would have cost, in terms of making it, say a few thousand rupees, but you don't know it, and even if you know it, you have no choice. So either you die or you buy that injection. आपने देखा था कि किस तरह का स्केयर पहला था कोरोना के जमाने में रेमडेसिविर के बारे में, और लोग कितने महंगे महंगे ब्लैक में वो इंजेक्शन खरीद रहे थे। आज तक नहीं पता कि उससे कोई बचा या नहीं बचा, लेकिन एक फियर तो था, और सिर्फ इसलिए कि भाई वही एक चीज अवेलेबल थी मार्केट में। अगर उसी तरह की कई और चीजें अवेलेबल होती तो फिर कंपटीशन मार्केट में होता और प्राइस नीचे आ जाता। तो वेपन्स ऐसी चीज है जिसमें ये ग्लोबल मोनोपोलिस्ट हैं, अमेरिकन कंपनीज खासतौर से और यूरोपियन कंपनीज, सो दे चार्ज व्हाटएवर दे वांट, उसका कोई प्राइस नहीं है, जितना पैसा वो चार्ज करें। अच्छा, 2 चीजें इसमें और इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत महंगे वेपन्स है, आपने खरीद लिए साहब, हमारे मुल्क ने खरीद लिए। इंसिडेंटली इंडिया इज द 3rd हाईएस्ट स्पेंडर लास्ट ईयर इन वेपन्स परचेजेस इन द होल वर्ल्ड। उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या हुआ साहब कि जब वेपन्स वो बेच रहे हैं
तो ये वेपन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे खासतौर से एयरफोर्स जेट फाइटर्स जो हैं या इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा वियर एंड टियर होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कोई एक F-35 है या F-16 कोई जहाज एक बार उड़ता है, सॉर्टी लेता है हवा में और एक बार उड़ के वापस आता है, तो उसको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने खरीद लिया कार को, हमारी मारुति की 15 साल से चल रही है, कोई स्पेयर पार्ट नहीं चाहिए। वो इतने पावरफुल वेपन्स हैं कि उनको हर सॉर्टी के बाद स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसके बाद बगैर वो उड़ नहीं सकते। तो ये कंट्रीज क्या करते हैं, खासतौर से अमेरिका के, एक तो आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देते, बहुत थोड़े से स्पेयर पार्ट्स देते हैं और जो भी देते हैं वो बहुत ही ज्यादा और एक्सपेंसिव है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी जानने वाले के पास कोई महंगी गाड़ी हो, जैसे मर्सिडीज बेंज है, तो हमारी आपकी कोई मामूली सी कार है मारुति, उसका हर पार्ट 50, 100, 200, 500 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन मर्सिडीज बेंज का कोई पार्ट होगा तो वो हजारों, एक आध लाखों में ही मिलेगा, क्योंकि जितनी महंगी गाड़ी है उसका पार्ट भी उतना महंगा और वो कोई डुप्लीकेट भी नहीं मिलेगा, ओरिजिनल ही मिलेगा। तो you will have to go to the dealer of Mercedes to get that part, which is so very expensive, but that's how you have to, pay, because you are having one of the best cars in the world. So similarly here, those spare parts are not available in the market, in the open market. They are only available through countries which are selling those parts. So you have to again go to them, and they will not give you, अगर आप चाहें कि साहब मुझे 5 साल का स्पेयर पार्ट दे दिए, वो नहीं देंगे आपको, थोड़े से स्पेयर पार्ट्स देंगे, कुछ दिन आप उसको यूज करिए, फिर आप उन पे डिपेंडेंट। तो उससे डुअल यूज हो गया। एक तो आपकी परमानेंट डिपेंडेंसी है हमसे वेपन खरीदने के बाद, मतलब आप वेपन कब यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम आपको स्पेयर पार्ट ही नहीं देंगे। जब चाहेंगे हम उस स्पेयर पार्ट की सप्लाई रोक देंगे। जैसे अभी कुछ सालों तक अमेरिका में 50 से ऊपर F-16 10 साल से खड़े थे, क्योंकि अमेरिका उनको स्पेयर पार्ट ही नहीं दे रहा था। ऐसे बहुत से कंट्रीज के साथ होता है। तो द पॉइंट इज दैट they will control your usage of weapons by not supplying you the spare parts, and you will have to pay through the nose by paying for those spare parts which are so very expensive. तो एक बार तो आपने बड़ा महंगा 500+ करोड़ का रफेल जेट खरीदा, बड़ी मेहनत से इतना पैसा हम दिया, जाहिर सी बात है हम गरीब कंट्री, फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट्स के लिए रोज हम आपके पास आएंगे, आप उतने महंगे स्पेयर पार्ट्स हमको बेचेंगे। और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी वो कंट्रीज आपको वो वेपन नहीं देंगे जो वो खुद यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट्स यूज कर रहा है, सो इट विल नॉट सेल यू दोज वेपन्स। उससे जस्ट नीचे के जो वेपन्स है वो अपने क्लोज अलाइज को सेल करेगा। तो अमेरिका कैन गिव द नेक्स्ट बेस्ट वेपन्स टू इजराइल, टू इजिप्ट, टू सम अदर ब्रिटेन, बट इट विल नॉट गिव इट टू यू। इट विल गिव यू द 3rd degree weapons, 3rd category weapons, which is not in use in the American Air Force, which they have long left out. So those are the weapons which are going to be sold to others in the world. The latest weapons, which are the best weapons, they are only meant for their armed forces. So hypothetically speaking, if at any point of time there is a conflict between America or France or Britain with any other countries where they have supplied these weapons, those weapons will be no match to the weapons which they would actually be using. तो आप देखिए कि कितने इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, कि अगर वो वेपन्स आप कभी यूज भी करते हैं उनके किसी अलाई के अगेंस्ट या उनके अगेंस्ट, तो वो काम नहीं करेंगे। और इतने महंगे वेपन्स हैं और स्पेयर पार्ट्स भी उनके हाथ में है, तो वो वेपन्स तभी आप खरीद सकते हैं जब वो चाहें, उससे पहले आप वो हथियार नहीं खरीद सकते। तो ये एक चीज जो है टेक्नोलॉजी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब जिसकी वजह से वॉर के अंदर एक ये नया डायमेंशन ऐड हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज वॉर से रिलेटेड आज है, जिसको कहते हैं UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स, जिसका बड़ा जिक्र आपने सुना होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी, और उससे पहले भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होता रहा। अब ड्रोन भी एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि UAV और ड्रोन में कि इसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता। अब नाउ आई टोल्ड यू जस्ट नाउ दैट countries are reluctant in going to the ground because they will rather lose soldiers. There will be deaths, and you don't want deaths on your side because politically it is something not good. So similarly, when your fighter jet is going in the enemy territory, there is a possibility that they will be hit, and your pilot or the co-pilot, whosoever is there, they are going to be killed. So there is a human cost. And that pilot is not an ordinary person. He is a very highly trained pilot, so he is a very precious resource of your country.
there are limited numbers of such pilots who can fly those fighter jets in a war situation. They are very precious. You have spent a lot of time and money in training them. So when you go in war, there is a danger that those pilots are going to be killed in. Now when you have UAVs and you have drones, they are pilotless. उसमें इंसान नहीं. तो उससे क्या बात हुआ कि आपको एक इंसेंटिव है कि आप वॉर में जा रहे हैं. You will lose money, but you will not lose lives. तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या चीज हुई? दो चीजें इससे हुई. एक तो ये हुआ कि आपको लड़ाई लड़ने का और दूसरे की टेरिटरी में घुस के लड़ाई लड़ने का एक इंसेंटिव मिल गया. जो अफगानिस्तान की वॉर में आपने देखा कि अमेरिका वाले एवरी डे दे यूज्ड टू सेंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड दे यूज्ड टू गो एंड बॉम्ब पीपल. यू नो, समटाइम्स दे वुड बॉम्ब, यू नो, अ मैरिज प्रोसेशन थिंकिंग दैट देयर आर टेररिस्ट देयर. कभी स्कूल पे बॉम्ब कर दिया, कभी किसी हॉस्पिटल पे कर दिया, जहां भी कर दिया उन्होंने, और बाद में सॉरी कह दिया कि साहब गलती हो गई, हमको गलत इंटेलिजेंस मिली थी. लेकिन उनका कोई नुकसान नहीं हुआ. अगर आपने उनको मार के भी गिरा दिया तो उनका कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ. जब ह्यूमन लॉस नहीं होता तो मुल्क के अंदर कोई चीख पुकार नहीं होती, क्योंकि लोग बाकी जो मॉनेटरी कॉस्ट है वो लोग नहीं देख रहे हैं. अमेरिका की गवर्नमेंट जितने पैसे अफगानिस्तान में खर्च किया उन्होंने या ईरान में खर्च किया, लोगों को नहीं पता. You can manipulate those figures, you know, and there are other ways through which you can fund that war by pressurizing countries, as Trump is doing, you know, the Middle Eastern countries. But when soldiers die, there is a pressure. जैसे मैंने आपको बताया कि वियतनाम की लड़ाई में जब इतने लोग मरे तो पूरा एक पॉपुलर मूवमेंट हो गया अमेरिका में कि साहब वियतनाम से वापस आओ. And America was forced to withdraw its forces from Vietnam. Even in the Iraq war, you know, in 2002, America lost a few hundred soldiers, but still there was a big movement, anti-war movement in America, and consequently George W. Bush was forced to withdraw forces from Iraq. So what happened in Afghanistan, that they decided that we will not send our soldiers, you know, there would be these unmanned vehicles. तो ये जो ड्रोन्स होते हैं या यूएवीज होते हैं, इनसे क्या होता है कि आपको एक इंसेंटिव हो जाता है कि आप लड़ाई लड़ें, बल्कि और लड़ाई लड़ें, और वो लड़ाई भी लड़ें जो कि आप पहले अदरवाइज नहीं लड़ते, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी. लेकिन जब आपके पास पैसे अगर हैं, किसी भी तरीके से हैं रिसोर्सेस, तो आप उस लड़ाई को लड़ते हैं. तो क्या हुआ, इन ड्रोन्स ने और यूएवीज ने एक इंसेंटिवाइज कर दिया वॉर. वॉर एक डिसइंसेंटिव होना चाहिए कि साहब अच्छी चीज नहीं है, उससे लॉस होता है, लोग मरते हैं, वायलेंस होता है. लेकिन अब कंट्रीज जो हैं, जो बड़े, जिनके बड़े ऐसे एम्बिशंस हैं कि साहब दूसरे कंट्री में जाएं, उसको ऑक्युपाई मतलब उसको डिस्ट्रॉय करें, उसके ऊपर अपनी दुनिया में अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करें. So they have an incentive to go to war because they are not going to lose any soldiers, you know, in this kind of war. So that is something negative also about this drone technology which we have got. The other thing is that एक तो मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस. अब दूसरा साइड उसका देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस जो है वो ओवर स्टेटेड है. The counter argument is that the technology or the importance of technology is overstated. जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल्स का, जब 1982 में अमेरिका ने बाल्कन वॉर लड़ी, जब क्या नाम है, यूगोस्लाविया और ये जो उसके पूरे इलाके बाल्कन्स में थे जिनके ऊपर उन्होंने अटैक किया कि साहब वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है और बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन वॉर एक अमेरिका ने लड़ी, तो 100% एयर वॉरफेयर थी. अमेरिका की फोर्स जमीन पे उतरी नहीं, और उन्होंने कहा साहब हम बड़ी अच्छी बॉम्बिंग कर रहे हैं, प्रेसिशन गाइडेड बॉम्बिंग कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी से चीज हो रही है, कोई भी गलत जगह नहीं पड़ेगा. लेकिन बाद में हमको पता लगा कि कितने ज्यादा सिविलियन टारगेट्स हिट हुए, कितना ज्यादा मिस फायर्स हुई. तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ओवर स्टेटेड चीज है जिसके बारे में लगता है या कहा जाता है, क्योंकि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है. When you are trying to sell a technology, you are trying to tell the world that this is the best technology, because there is a marketing angle also to this. They want that you should come and buy this. तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सारे कंट्रीज जो हैं वो लड़ाई के वेपन्स के बिजनेस में भी हैं, तो अगर आपका वेपन डिस्क्रेडिट हो जाएगा उसको खरीदेगा. और ये बहुत अच्छी तरह अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, एक साइड कह रहा है कि राफेल जेट्स गिरे, दूसरा कह रहा है नहीं गिरे, कंपनी कह रही नहीं गिरे, दूसरे लोग उसका एविडेंस दे रहे हैं कि गिरे. तो ये क्या है? ये हमारे और पाकिस्तान के स्टेटमेंट को तो छोड़ दीजिए, वी वर एट वॉर. इंपॉर्टेंट चीज ये कि दूसरे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर जो काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? बिकॉज दैट बेसिकली रिलेट्स टू द मार्केट, कि अगर ये जेट गिर गया, इसको किसी ने गिरा लिया, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है, चाइना का जेट खरीदा जाए, वो ज्यादा अच्छा है. तो चाइना वाले ये प्रोपेगेंडा करेंगे, सच्चाई कुछ भी हो उसको छोड़ दी कि वो उनका जेट गिर गया,
वो इनविंसिबल नहीं है। रफाल कहा जाता था, आज तक नहीं गिरा है, लेकिन वो तो 2-3 रफाल गिर गए, इसलिए वो बेकार हैं। हमारा जो है वो J-35 और J-10 अच्छा है जहाज, उसको खरीदा जाए। तो ये भी चीज एक होती है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को ओवर स्टेट, जैसे कोई होती है ना, मार्केट में कोई चीज बिकती है तो कंपनी जब उसका ऐड करती है तो उसकी सारी तारीफ होती है ना, उसकी बुराई थोड़ी बता रही होती है, उसकी सारी तारीफें। तो इसी तरह मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सारी तारीफें होती है। जैसे अभी इजराइल से जो लड़ाई हो रही थी ईरान की, आपने देखा कि साहब आयरन डोम भी है, डेविड स्लिंग भी है, सारे डिफेंस सिस्टम से, ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से उन सारे वेपन के डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई ईरान में पहुंची कि नहीं पहुंची, सॉरी इजराइल में पहुंची कि नहीं पहुंची, कम पहुंची हो लेकिन पहुंची मिसाइल्स ना, जबकि उनकी कई लेयर्स थी। पहले जॉर्डेनियन एयर डिफेंस उसको रोक रही थी, अमेरिका की वॉरशिप्स थी, ब्रिटेन की वॉरशिप्स थी, 3 लेयर्स इजराइल में थी, इन सारी 6-7 लेयर्स को छेदती हुई वो मिसाइल्स, ईरानियन मिसाइल्स टेल अवीव के अंदर और हाइफा के अंदर और डिफरेंट। तो जो टेक्नोलॉजी पेपर पे है या आपके किताब में लिखी हुई उसके हिसाब से इम्पॉसिबल है। और उसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था कि साहब हम ईरान पे अटैक कर देंगे और ईरान हमें कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास 6 लेयर्स है और इन सारी लेयर्स से हम उनकी मिसाइल्स को रोक देंगे। लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या बात पता लगी कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मतलब बात कहने में और होने में बहुत फर्क है। टेक्नोलॉजी पेपर पे बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो बहुत सी ऐसे फैक्टर सामने आते हैं जो आपने पहले नहीं सोचे थे। जैसा कि इस केस में हुआ कि आपने सोचा था कि ऐसा होगा, आपकी प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो टेक्नोलॉजी आपका वो साथ नहीं दे पाती जितना कि आपने सोचा था। मसला है। तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, वो सारी चीजें एक एग्जैजरेशन होती है। बात कही जाती है कि साहब इस तरह से ये चीज होगी, हम ऐसा करेंगे। उसका एक और अल्टीमेट एग्जांपल है 1980s में, अर्ली 1980s में, जब रोनाल्ड रीगन व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो रोनाल्ड रीगन थॉट दैट, अब आप देखिए कि अच्छा एक और चीज है कि लड़ाई के मैदान में आज वो सारी चीजें होती हैं जो आप फिल्मों वगैरह में सोचते हैं और देखते हैं। तो फिल्म में जैसे होती है ना, जो एक इस तरह की फिल्में होती हैं जो फ्यूचरिस्टिक फिल्में होती हैं हॉलीवुड में खास तौर से, तो वो ऐसी चीजें दिखाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है ये कहाँ होगा, ये तो मतलब एक इंसान का ख्याल है, ऐसी चीज तो नहीं हो सकती कि 1 सेकंड में हम यहाँ से वहां पहुंच जाएं या ये ऐसी चीज हो जाए। लेकिन जब मिलिट्री प्लानर्स और स्ट्रेटजिस्ट बात करते हैं तो वो भी उसी लाइंस पे बात करते हैं, और उस चीज पे अगर फिल्म बनी है इसका मतलब उस तरह के ख्यालात किसी के दिमाग में हैं। और उसका अल्टीमेट एग्जांपल मैंने आपको अभी दे रहा था, वो ये था कि 1982 में अमेरिका ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था स्टार वॉर्स। उस नाम से फिल्म भी बनी हॉलीवुड में। अब आप देखिए कि कितना, किस तरह की सोच इंसान की होती है और इंसान किस तरह की लगेगी। लेकिन अर्ली 80s में अमेरिका ने किया। तो प्लानिंग क्या थी सर? प्लानिंग ये थी कि अमेरिका के अंदर हम, जब देखिए अमेरिका दुनिया का इतना बड़ा कंट्री, कोई छोटा नहीं, भूटान नहीं है अमेरिका। हम एक समझ लीजिए हवा में छतरी बना देंगे और ऐसी छतरी होगी जिसके थ्रू कोई भी दुनिया की मिसाइल अमेरिकन टेरिटरी पे नहीं आ पाएगी। क्योंकि उस जमाने में ICBM बन गई थी, जिसको कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो एक मिसाइल आप चाइना से छोड़े तो अमेरिका में गिर सकती है। तो अमेरिका ने यह प्लान किया कि हम स्पेस में स्टेशन बनाएंगे जहां पे हमारी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी रहेगी और हमारे पास ऐसे रडार होंगे जो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर लेंगे जब अमेरिका की तरफ चलेगी, और हवा में भी उसको हम मार के गिरा देंगे। और अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उस प्रोजेक्ट पे कई साल खर्च किए। कई साल के बाद उनको समझ में आया कि चीज फिल्म में तो अच्छी है, रियलिटी में नहीं हो सकती। तो स्टार वॉर्स प्रोग्राम वाज इवेंचुअली अबंडन्ड, बट द mere fact that the American scientists in the military establishment even thought about it, which was an impossibility right at the very beginning, speaks volumes about the kind of fear, which can be there in your minds when you're talking about war. That how could you build such kind of a defense, which will stop all missiles. अभी आपने देखा कि किस तरह ईरान का जो मैंने एग्जांपल अभी दिया कि इतने ज्यादा लेयर्स थे, फिर भी वो मिसाइल्स उसके थ्रू निकल गई और जाके इजरायली टेरिटरी पे गिरी। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी की बड़ी अहमियत है, टेक्नोलॉजी को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है आज वॉर में। इनफैक्ट वॉर by technological superiority, but eventually when you go on the battlefield, it's not always technology, there are other factors also, and therefore the technology is overstated. अच्छा, अगली बात ये है ह्यूमन एलिमेंट। देखिए आज की दुनिया में कितना भी आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, कितना भी आपकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी, ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन रेजिलियंस जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, which was amply demonstrated in Afghanistan,
America is a superpower. It fought a war in Afghanistan for 10 long years to subdue the people of Afghanistan who had nothing, virtually nothing. But America eventually had to withdraw and it could not subdue Afghanistan. Similarly, before America, for 10 years, subdue the people of Afghanistan, and it had eventually to withdraw. And now you saw that America and Israel combined together, and with the aid and abetment of their allies in Germany and Britain, they all were together in fighting a war against Iran, although it was a short-lived war, but they could not achieve their objective of obliterating the strength and the resilience of the people of Iran, and eventually they had to call for ceasefire. Similarly, you are seeing how the Russians are trying every possible way to subdue Ukraine. They are not able eventually to break the spirit of the people of Ukraine. So the point is that the human element, the human resilience, which is underestimated by the age of technology, is something which is still, to my mind, is quite relevant, and that has been amply demonstrated in the conflicts, which we have seen in the last several years at the international level. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो अगली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में. अगली चीज ये है जिसके बारे में बड़ी बात होती है आजकल वॉर में कि साहब किस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और इजराइल और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, क्योंकि अगर आ गया तो वो हमें बर्बाद कर देंगे. इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसको भी जरा हम देखते हैं. एक मैं आपको फिगर देता हूं. मेरा ये आर्गुमेंट है कि साहब न्यूक्लियर वेपन्स आर अनयूजेबल वेपन्स. These weapons cannot be used in the war theater, and therefore they are useless weapons. Now this is a big statement, but I'll give you a few arguments to substantiate it. देखिए, वेपन वो चीज है, जो हथियार जो यूज होता है ना, अगर आपको मैं लड़ाई में हरा दूं और आपका जो आखिरी हथियार है वो उस वक्त भी आप यूज न कर पाए, तो उससे फायदा क्या है कि? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, 10 साल तक लड़ाई लड़ी. सोवियत यूनियन हैड न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान अफगानिस्तान डिड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन. Years Soviet Union was driven out. It could not use its nuclear weapon, or rather, in other words, its nuclear weapon could not save it, and it eventually had to flee the war theater. तो जो आपका अल्टीमेट वेपन था उसको आप यूज नहीं कर पाए, वॉर खत्म हो गई और अपेरेंटली आपको नुकसान बहुत हुआ, लेकिन वो वेपन तो यूज नहीं हुआ. उसी तरह 1982 में ब्रिटेन fought a war in the Falkland Islands, which still is occupied by Argentina. Britain fought a war in on the Falkland Islands. Britain had nuclear weapons. Argentinians did not have nuclear weapons. Britain lost the war, withdrew from there, but it could not use the nuclear weapon. America fought a war in Afghanistan and Iraq. It had to leave both the theaters with an unfinished agenda, but it could not use the nuclear weapon. South Africa had nuclear weapons at that point of time. It was fighting an internal civil war against the blacks, where the whites were the ruling class. The whole regime was dismantled. They were defeated. The whites were ousted from power. Apartheid South Africa came to an end, but the weapon could not be used. China fought a war with Cambodia. It lost the war. It could not use the nuclear weapon. So these are ultimate examples where one party had nuclear weapons, the other did not have nuclear weapon, but that nuclear weapon did not save that party and did not give it any advantage in the war theater. So my advantage is that nuclear weapons are an overstated weapon. एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बड़ा एक ओवरस्टेट किया जाता है कि साहब बड़ा खतरनाक वेपन है, हमारे पास है और दूसरों के पास नहीं है, और किसी को अगर मारना है तो उसको एक ब्लेम करने के लिए साहब इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इन पे बॉम्बिंग कर दो और इनको तबाह कर दो. लेकिन एक्चुअली उस न्यूक्लियर वेपन की कोई यूटिलिटी नहीं है, बल्कि मेरी समझ से उसके कुछ नुकसान भी है. मैं आपको उसका नुकसान बताता हूं. नुकसान ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन 1998 India detonated a nuclear device and declared itself as a nuclear weapon state. Within a week, Pakistan also detonated it. We both became nuclear weapon state. So there was a lot of rather noise in India that now we have got that extra prestige in the world and we are a nuclear weapon state. But what was the advantage? Eventually, Pakistan waged a low-intensity war against India in Kargil.
Why Pakistan could wage that war? Because Pakistan knew that since we are also a nuclear weapon state like India, so India will be fearful of using any strong military action against us. And therefore, India's nuclear declaration actually became a disadvantage for us. Because conventionally, we were much stronger than Pakistan at that time also and today also. But because of the nuclear weapon on both sides, we gave them strategic parity. Means at the lower level I am powerful than you, but at the higher level we are equal. So this lower level advantage becomes neutral. It is neutralized. And that is the reason why when in our Operation Sindoor and operation before that, you know, when the Pathankot attack happened, we only had a very, very limited strike against Pakistan and told them in advance that we are not going to do anything more because they have the nuclear weapon. So the nuclear weapon, instead of giving us any advantage, was giving an advantage to the adversary, which strategically is less powerful to us in terms of conventional weapons. तो मेरा कहने का मतलब आर्गुमेंट ये है कि न्यूक्लियर वेपन से किसी भी मुल्क को कोई बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं मिलती या बिल्कुल भी नहीं मिलती इन द वॉर थिएटर, क्योंकि वो यूजेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसा बॉम्ब नहीं है जो आप फेंक दें हमारे ऊपर और हमारे घर पे एक पत्थर गिर गया। न्यूक्लियर वेपन से न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, आप सबको पता है, और उसका असर कहीं भी जा सकता है। जैसे चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर एक टूटा था, सॉरी वो उसमें एक क्रैक हो गया था उसकी बिल्डिंग में और वहां एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। उसकी जो गैसेस निकली वो जिधर हवा चल रही थी उस साइड में चली गई और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज तक भी उसका असर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियर डिटोनेशन होता है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या किसी बॉम्ब का हो, तो उसका असर कहां तक जाएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। दोज आर वेपन्स ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन, so that destruction can come even to your country. So thinking that some country can drop a nuclear bomb on the other country is something which is very fanciful, you know. It is something which can only be there in a science fiction movie, but in reality it is almost impossible now. And that's the reason why no country has been able to use this since 1945. वो तो 45 में तो पहली बात थी, किसी को पता नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि न्यूक्लियर वेपन कोई, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो आप उसको फेंक दें। उसके लिए आपके पास एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस, दो चीजें टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझ में आएगी कि न्यूक्लियर वेपन यूज कैसे हो सकता है, इवन इन थ्योरी, नॉट इन प्रैक्टिस। One is delivery system. You need 100% foolproof delivery system which can deliver the weapon to the intended target. Almost no country in the world has a 100% foolproof delivery system. Even America does not have it. हमारी तो बात ही छोड़ो, क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट की 0.001 पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। इंसान की बनाई कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो 100% परफेक्ट हो। कोई ना कोई गलती उसमें हो सकती है और जैसी वो गलती होगी वो बहुत ही फेटल साबित होगी, क्योंकि ये अल्टीमेट वेपन, ये कोई ऐसा हथियार नहीं जो गलती से आपके मुल्क में गिर गया और फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आपके पास एक ऐसा वेपन आपके हाथ में है, अगर आपके पास है, जो 100% एक्यूरेसी के साथ दूसरी जगह पहुंच जाए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि जब आप वेपन को फेंकेंगे उसके सिर्फ तीन ही तरीके हैं। एक, आप ग्राउंड मिसाइल से फेंकेंगे, आपकी कोई बैटरी होगी मिसाइल की, मिसाइल के ऊपर बॉम्ब को टिप करके आप उसको फेंकेंगे। कोई भी मिसाइल बैटरी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं जो 100% परफेक्टली उसको फेंक दे और वहां पहुंचा दे जहां आप चाहते हैं। फिर आप जहाज से मारेंगे, आपका जहाज जा रहा होगा, उसमें कोई गलती हो सकती है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आपके जहाज को मार दे, आपकी टेरिटरी में जहाज गिर जाए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के से पहले 2 जहाज इंडिया के अपनी टेरिटरी में गिर गए, जिस वजह से भी गिर गए। आप इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि उस तरह के जहाज में अगर न्यूक्लियर वेपन हो तो क्या होगा। तो जो आप एनिमी के ऊपर करना चाह रहे हैं वो आपके साथ हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि नेवल शिप से करें, वो भी इक्वली डेंजरस है। तीन ही तरीके हैं उस वेपन को वहां पहुंचाने के, और तीनों तरीकों में बहुत रिस्क है। और न्यूक्लियर वेपन को जब आप फेंकेंगे तो उसमें ना कोई मिसकैलकुलेशन होना चाहिए, ना कोई मिस्टेक होना चाहिए, ना कोई मिसकम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कोई मिसहैप होना चाहिए। ये 4 M जो है उनमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए, और चारों चीजें कभी भी हो सकती हैं इंसान की बनाई हुई चीज से। तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है उस वेपन को डिप्लॉय करना। तो वेपन का होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको उस टारगेट तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, जिसकी थ्योरेटिकली जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है, शायद इजराइल के पास है, और किसी के पास नहीं है। हमारे पास वेपन तो है, बट our equipments or our
territory are not 100% perfect. So you have the weapon, but you don't have that delivery system, 100% foolproof delivery system, even in theory. प्रैक्टिस की तो मैंने आपको बता ही दिया, वो इम्पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब यह है कि आपका जब वेपन होता है और जैसे आपके एनिमी के पास वेपन है, तो उसमें एक इंसेंटिव होता है कि हम जाके एनिमी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर दें। जैसा अभी ईरान ने कोशिश की ना, इजराइल ने, कि उनके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दो, तो वेपन ही नहीं बना पाएंगे। तो अगर वेपन है भी तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो वो वेपन यूज ही नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियर थियोलॉजी में एक चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि यू नीड टू हैव वेपन्स एट लीस्ट 2 places. Means you should have a capability to strike back when somebody strikes you. कि अगर एनिमी आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पहले अटैक में डिस्ट्रॉय कर दे, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिटर्न फायर करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो एनिमी के पास सारा इंसेंटिव है कि आपके यहाँ घुस के डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा ईरान के ऊपर अभी इजराइल ने किया है। चाहे वो वेपन नहीं था, वेपन की फैक्ट्री थी, अगर आप मान लें उसको, जैसा कि एलिगेशन है। लेकिन अगर वेपन होगा तो कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो मैं आप पे अटैक नहीं कर पाऊंगा, आप मुझ पे अटैक नहीं कर पाएंगे, तो क्या हुआ, दोनों की माइनस माइनस प्लस हो गया। तो we will not be able to use it, you will also not be able to use it. So what is the advantage? So we will still fight wars conventionally and nuclear weapons will not come in the picture when war is being fought. समझ रहे हैं? तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रीज के अंदर आमतौर से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, वो भी बड़ी मुश्किल चीज है, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। Why it is so very difficult? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, मैं ऐसी बात एग्जाम्पल की कर रहा हूं, आप उसको इस तरह अदरवाइज मत लीजिएगा। जैसे हमारे मुल्क का न्यूक्लियर वेपन कहीं रखा है, तो आपको पता है न्यूक्लियर वेपन कोई छोटा सी चीज तो है नहीं कि आप अलमारी में रख दें या बैंक के लॉकर में रख दें, वो बड़ी ह्यूज सी चीज होगी। तो वो आप जहां भी रखेंगे, कुछ दिनों के बाद लोगों को पता लग ही जाएगा, एनिमी को भी पता लग जाएगा। तो क्या होगा, एनिमी के पास सारा इंसेंटिव है उस वेपन को डिस्ट्रॉय करने का, कि साहब उस पर मिसाइल मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दो, या लोकल किसी आदमी को, लोगों को हायर कर लो, वो वहां बम मार दें, आपका खत्म हो जाए सिस्टम। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मुस्तकिल उस वेपन को मुल्क में डिफरेंट जगहों पर शिफ्ट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? यू नीड टू सर्कुलेट दैट वेपन from one place to the other, so that for a long time that weapon is not stationed at one place, and so that there is no information which reaches the enemy that your weapons are stored in this place. तो उसके लिए क्या करते हैं आप, आपके पास कई स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। अब इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझिए कि कितना डिफिकल्ट ये सब काम है। मतलब ये पेपर पे कहना बड़ा आसान है, लेकिन हाउ डिफिकल्ट इट इज प्रैक्टिकली। अब उस वेपन को जो स्टोर करते हैं वो चीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेपन यहाँ, मैं अलीगढ़ में हूँ, जैसे कहीं अलीगढ़ के पास कहीं, तो कोई भी आदमी नॉन स्टेट एक्टर, कोई टेररिस्ट आया, उसने उस पर बम मार दिया, वो एक्सप्लोड कर गया। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके ऊपर कोई मिसाइल भी मारी जाए, जैसे अभी B-52 बॉम्बर से अमेरिका ने मिसाइल मारी थी, तो वो भी उसको असर न करे। उसको कहते हैं हार्डनिंग। मतलब आपको इतना हार्ड स्ट्रक्चर बनाना है जो कंक्रीट का 80 मीटर चौड़ा वो पूरा स्ट्रक्चर होगा, जो एक डोम की तरह उसको पूरा कवर कर रहा होगा। तो उसको इतनी आसानी से आप छुपा भी नहीं सकते, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। जो कंक्रीट का इतना ह्यूज स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो सब लोग देख लेंगे, पता लग जाएगा, उसको छुपाना आसान नहीं। और वैसे स्ट्रक्चर कंट्री में कम से कम 10 आप बनाएंगे, जहां पर आपका न्यूक्लियर वेपन स्टोर होगा कि किसी एक्सीडेंट से, किसी लोकल एक्टर्स के जरिए वहां पर कोई सैबोटाज ना हो पाए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उस वेपन को आपको यहां से वहां मूव करना है। अब मूव करने के 3 रास्ते हैं। एक तो शिप से मूव करेगा मुल्क के अंदर, तो इंडिया में हर जगह वाटरवे तो है नहीं कि जाएगा, सड़क से जाएगा और ट्रेन से जाएगा या जहाज से। आपको तीनों के बारे में पता है हमारे कितने सेफ हैं तीनों चीजें। जहाज कितना सेफ है, ट्रेन कितनी सेफ है, और रोड कितनी सेफ है। अगर उस पर जा रहा होगा, कोई सैबोटेज ना भी हो, तो कोई एक्सीडेंट अगर हो गया, थ्योरेटिकली भी कोई पॉसिबिलिटी हुई, तो उसका क्या अंजाम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वेपन को सर्कुलेट करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल, even if you have those hardened structures scattered across the country in India or any other country. मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं कि अमेरिका जो है साल में कम से कम 6 या 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करता है इन वेपन्स की सेफ्टी के लिए। फिर भी अभी कुछ पिछले 2 डिकेड पहले अमेरिका में एक एक्सीडेंट हो गया। वही, जब आप बहुत केयरफुल होते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। जैसे आप सबको अंदाजा होगा, घर में कोई बहुत कीमती गुलदान हो, गुलदस्ता हो, कहीं बाहर से कोई लाया है फॉरेन से, उसको आप बड़े केयरफुली रखते हैं, तो वही गिर जाता है।
जिस चीज को जितना आप एहतियात करते हैं उसी में एक्सीडेंट हो जाता है, और जो मामूली सी चीज है उसको कुछ नहीं होता। तो अमेरिका में एक बार वो ले जा रहे थे उस वेपन को एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज से, और अब आप ये सोचिए, ये भी फिल्म का सिचुएशन है बट ये रियल। अमेरिका में वो वेपन जा रहा है और एक्सीडेंटली वो फायर हो गया और वो वेपन गिर गया। अब आप सोचें, अब वो वेपन जाके गिरा, लेकिन अमेरिकन की खुशकिस्मती ये थी कि वो मेक्सिको डेजर्ट के ऊपर से जहाज जा रहा था। तो वो जो बम, और उस डेजर्ट में वेपन है वो तो गिर के भी फटना चाहिए। 100th ऑफ ए मिलीमीटर रह गया था तो वेपन फटने से, मतलब सिर्फ ऊपर वाले ने बचा लिया था। Practically, there was no possibility that that weapon will go. So you can just imagine that when in a country like America, questions are taken and so many we can't even count the zeros in that amount of money. When that accident can happen in America, what to talk of India and more so Pakistan, उनकी तो बात ही करने से कोई फायदा नहीं। तो आप सोच लीजिए कि ये बहुत महंगा शौक है जो कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास ये चीज रखी है, लेकिन उसको यूज करना, उसको मेंटेन करना, उसको सिक्योर करना, ये हमारे सबके औकात से बाहर की चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग, समझ रहे हैं? और उसकी कोई यूज भी नहीं है वॉर थिएटर। तो ये सारी जो बातें होती है, अभी एक बीच में एक आर्गुमेंट आया था टेररिस्ट को कहीं ना मिल जाए। अरे भाई, कोई खिलौना नहीं कि टेररिस्ट को मिल जाएगा, टेररिस्ट को मिल जाएगा तो भी नहीं यूज कर पाएगा उसको यूज करने के लिए सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस चाहिए, समझ रहे हैं? उसमें उसके दोनों सिस्टम्स को कपल करने की जरूरत है। वो टेररिस्ट उस लेवल पर कोई भी दुनिया में नहीं पहुंच सकते, वो स्टेट एक्टर ही कर सकता है। अब स्टेट के हेड पे कोई ट्रम्प साहब की तरह इंटेलेक्चुअल आ जाए तो शायद कंट्री बच जाए, वरना आम आदमी के जरिए तो बच नहीं पाएगा। तो वेपन इतना आसान नहीं है, मतलब मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। मतलब आई हैव जस्ट given you a small glimpse of the complexity. It's even more complex. But the point basically is that this is how these weapons are. So speaking that we want to have those weapons, अच्छा उसके बारे में जैसे बाकी चीजों का क्लेम होता है, इसका भी क्लेम होता है। दुनिया में हमको प्रेस्टीज मिलती है। कौन सी प्रेस्टीज हमें मिल गई वेपन, न्यूक्लियर वेपन के बाद? या पाकिस्तान को कौन सी प्रेस्टीज मिल गई? वो तो हमसे ही बुरी हाल में है। हमसे कहीं ज्यादा प्रेस्टीज जापान की दुनिया में है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसने कह रखा कि हम नहीं बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में आपकी प्रेस्टीज न्यूक्लियर वेपन से सिर्फ नहीं होती है, उसके लिए बहुत से दूसरे इकोनॉमिक और दूसरे फैक्टर्स हैं जो आपको दुनिया में एक इमेज क्रिएट करते हैं। लेकिन जो लोग उस चीज के फेवर में होते हैं वो उसके बारे में ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि साहब दिस इज समथिंग व्हिच इज द अल्टीमेट वेपन which we should have, we should deprive others, others should not have it, and so on. A lot of politics goes on about that, and that is the reason why so much of confusion is there as regards the possession of nuclear weapons and rather the development of nuclear weapons and so on. अच्छा, एक और चीज इसमें आपको मैं ऐड कर देना हूं कि न्यूक्लियर वेपन की जो पॉलिटिक्स है दुनिया के अंदर, उसमें उसका एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि क्योंकि ये इतने ओवर स्टेटेड वेपन्स हैं और उनको इतना खतरनाक तो है, ऑब्वियसली दे आर वेरी डेंजरस, बट द मेन डेंजर और द मेन factor with which, because of which the big powers like America are apprehensive that others should not have it, because they think that these countries or other countries of the world in Asia and Africa are not that stable countries. So sometimes at some point of time some rulers or some ruling elites or some military dictators might come in power in these countries, and they might be megalomaniacs, and they don't know what they will do with those weapons. Maybe they might kill themselves, fine, but they will create big havoc. तो वो चीज न क्रिएट हो, इसलिए वो उससे फेयरफुल है। उनको सबको भी पता है कि वॉर के थिएटर में इसको यूज करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कंट्रीज के पास आमतौर से वेयर विदाली नहीं है जिससे उसको यूज कर सके, ये सारे बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, रशिया एंड इजराइल एंड अ फ्यू अदर्स. The others do not have that capability even, but still they are overstated, and that's the reason they would try every possible way to ensure that other countries are not able to have these weapons, and rather they try to deny the rather proliferation of nuclear technology in other countries of the world. एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि आज की दुनिया की वॉर में एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन आया है कि इसने एक, क्योंकि इसमें जो जब से ये कंप्यूटर और ये एआई और ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस टेक्नोलॉजी ने इंडिविजुअल को बहुत एम्पावर कर दिया। मतलब पहले ऐसा होता था वॉर में कि साहब जैसे आपकी फोर्स में 60,000 लोग हैं, मेरी में 80,000 लोग हैं, मतलब कुछ बैलेंस चाहिए। आज ये है कि कोई एक इंडिविजुअल
या कुछ इंडिविजुअल मिलके पूरे पूरे मुल्क को हिला सकते हैं, पूरी दुनिया को हिला सकते हैं with the right kind of technology at their hands. So that has empowered individuals also quite a lot, जिसका बहुत strong demonstration आपने देखा in the 9/11 attacks in America, that there were a limited number of people, you know, whosoever they were, whosoever funded them, from wherever they were coming, it's a different matter. But the point is that only 19 people were able to shake the foundations of the most powerful country in the world. इससे पहले दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो सकता था। आप 19 हैं तो 119 को हरा लेंगे, 219 को हरा लेंगे, लेकिन इतने बड़े कंट्री को आप हिला नहीं सकते, दुनिया को हिला नहीं सकते। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज, जैसे कि 9/11 के बाद एक और चीज अमेरिका में हुई जिसको आपने शायद पढ़ा, उसके बारे में, एंथ्रैक्स स्केयर। आपको पता है कि एंथ्रैक्स एक बैंड केमिकल है जो सिर्फ आर्मीज वगैरह के पास है, बहुत ही वैसी प्रोटेक्टेड लेबोरेटरीज में होता है। तो अमेरिका में ये हुआ 9/11 के कुछ दिनों के बाद कि किसी को भी आज तक पता नहीं लगा किसने वो किया। किसी ने कुछ लिफाफे लिए, एनवलप्स लिए और उसके अंदर एंथ्रैक्स स्पोर्स को डाल दिया। उसको कहां से मिले, वो कौन आदमी था, आज तक पता नहीं लगा। और उसने वो लेटर्स कुछ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को भेज दिए। मतलब उस इंसान का या उन 2-3 इंसानों का ₹1 भी खर्च नहीं हुआ, या $10 खर्च हो गया होगा। अब उन्होंने वो 10 लोगों को, 5 लोगों को लेटर भेज दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? पूरे अमेरिका में स्केयर फैल गया, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए, हर मेल को स्कैन किया जाने लगा कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस ना हो। मतलब पूरा सिस्टम हिल गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक या दो इंडिविजुअल्स ने विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी, यू नो, दे वर एबल टू rather shake the foundations of such a powerful technologically advanced country. तो इससे क्या हो गया कि वॉर ने एक बड़ा एक इम्बैलेंस है, या कंप्यूटर के यूसेज से, या जो कंप्यूटर आपने अपने लिए बनाया। जाहिर सी बात है, सारी टेक्नोलॉजी अमेरिकन ने खुद अपने लिए बनाई, लेकिन जब दूसरों तक पहुंची तो वो उस टेक्नोलॉजी को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एंड इट कट्स, you know, technology actually cuts both ways. So eventually what happened, that some people, even if they are limited in numbers, few in numbers, with the right kind of technology in their hands, can create havoc in the whole world, you know, can create big problems. और आप देखेंगे कहीं पे भी बैठे हुए स्कैमर्स जो हैं दुनिया में, कहीं किसी जगह का भी कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेते हैं। पेंटागन का कंप्यूटर्स हैक हो गए, हमारे एक जमाने में बॉम्बे का पूरा बिजली सप्लाई सिस्टम हैक हो गया, और भी कितनी चीजें इंडिया में हैक हो जाती हैं, दूसरे मुल्कों में कभी कहते हैं चाइना ने हैक कर लिया, जिसने भी हैक कर लिया। पॉइंट ये कि इंसान कहीं पे भी बैठ के दुनिया में, कुछ लोग दूसरे कंट्रीज के पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और आज आपको पता है हर चीज जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से चलती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या मुल्क का जो भी सिस्टम है, सब वॉर तो खैर पूरी कंप्यूटराइज है ही है। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस भी अब जो है वो, जिसको कहते हैं वॉर डीटेरिटोरियलाइज हो गई है। डीटेरिटोरियलाइज का मतलब कि पहले आपको उस टेरिटरी में जाना होता था जहां आपको लड़ाई लड़नी है, तो उसका रिस्क भी होता था। आज आपको वहां जाना ही नहीं है, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के वॉर को लड़ सकते हैं, लाइक अ कंप्यूटर गेम विच चिल्ड्रन प्ले इन देयर होम्स। So the war is fought from thousands of miles away. You are not in the war theater, you are not exposed to any threats of the war theater, you are fighting it from thousands of kilometers away, and there are no risks, you know, in fighting that war. तो अब वो वॉर जो है वो इतनी आसान हो गई है फाइट करना, इसीलिए जो कमांडर्स जो हैं, जो दूर बैठे हुए हैं, जिनको वॉर का जो एक्चुअल थिएटर है उसके अंदर क्या टेंशन है, क्या परेशानियां हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, कुछ उनको पता नहीं। वो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे वॉर लड़ रहे हैं। अगर आप कभी जाए अमेरिका का, उसमें सबसे बड़ा कमांड सेंटर है, वंडरफुल कमांड है अमेरिकन फोर्सेस का। वहां पर एक बहुत बड़ा थिएटर बना हुआ है, जैसे सिनेमा हॉल होता है, एंड ऑल द कमांडर्स विच आर, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 theaters, and 8 commanders sitting there on their different chairs with they have huge screens before them like a film studio, and they have computer systems before them, कीपैड उनके सामने, और वहां से बैठकर वो लड़ाई लड़ते हैं। किसको एक्टिवेट करना है, किस वॉरशिप को मिडिल ईस्ट के पास एक्टिवेट करना है, किस फाइटर जेट को कहां से भेजना है, वहीं से सारे कमांड्स होते हैं। दे प्रेस द बटन, सारी चीजें स्क्रीन के सामने, और वहां से लड़ाई लड़ी जाती है। तो आज वॉर जो है, मतलब एक्चुअली इट इज बीइंग फॉट फ्रॉम द ड्राइंग रूम्स ऑफ दीज जनरल्स, दे आर नॉट देयर इन द वॉर। तो जो एक्चुअल वॉर है उसकी जो फेरोसिटी है
उसका जो वायलेंस है वो सब वो नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, which again is not good, because once you are in the theater of war you feel it, and then you have some human element there in your heart, to see what is actually happening. Eventually you are a human being. तो कम से कम वो आपका ह्यूमन एस्पेक्ट जो है उससे एक्टिवेट होता है, कितने भी आप जालिम हो, कैसे भी इंसान हो, कम से कम उस चीज को आप फील करते हैं, तो फिर आप कुछ रेसिप्रोकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ तो आप वहां ही नहीं, ये तो एक फिल्म चल रही है, जैसे बच्चे कंप्यूटर गेम में सबको मारते रहते हैं एक तरफ से, वहां भी वही चीज चल रही। तो ये भी एक अगेन एक बड़ा डेंजरस डायमेंशन है वॉर का, जो आज के जमाने में देखने को मिलता है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स द वॉर इवन मोर डेंजरस। फाइनली एक और चीज वॉर के अंदर चेंज हुई है, जो फाइनल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आज की दुनिया में, पहले दुनिया में सारी लड़ाइयां मुल्कों के बीच में होती थी, जिसको कहते हैं इंटर स्टेट वॉर, वॉर प्रॉपर, जिसको लिए वॉर टर्म यूज होता है। आज की दुनिया में ज्यादातर वॉर जो है वो इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट, जिसको कोई लोग सिविल वॉर कह सकते हैं या इंट्रा स्टेट वॉर कह सकते हैं, या कुछ भी नाम दीजिए आपको, वो वॉर मुल्क के अंदर। तो आज दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है 50% ज्यादा मुल्क के अंदर हो रही है, वो और खतरनाक है। जब आप एनिमी से लड़ाई लड़ते हैं तो वो बॉर्डर पे हो रही होती है, नो मैन लैंड में हो रही होती है, ऐसी जगह पे हो रही है जहां सिपाही से वॉर लड़ रहा हो। तो वो एक कन्वेंशनल वॉर है, जो कि वॉर जैसे लड़ी जाती है उसको डिक्लेयर किया जाता है, आर्मीज लड़ रही होती है। जब मुल्क के अंदर वॉर हो रही होती है, जिसको हमारे मुल्क में आप नक्सलिज्म के नाम देते हैं या कोई और तरीके से, पंजाब में प्रॉब्लम थी, नॉर्थ ईस्ट में है, कश्मीर में है, ये सारी जगह ये सब इंट्रा स्टेट वॉर है, मुल्क के अंदर वॉर। अब इस वॉर की प्रॉब्लम क्या है कि इसका थिएटर जो है सिविल सोसाइटी है, तो इसमें लड़ाई लड़ना और डेंजरस है, क्योंकि इसमें सारी कैजुअलिटी सिविलियंस की होती है, जो यहाँ पर जो स्टेट है बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि स्टेट जो है उसको उन्हें बनना है जो सिविलियन पॉपुलेशन में घुले मिले वहीं कर रहे हैं, वहीं वीक है। सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, वो कुछ दिनों के बाद रुक भी जाती है। ज्यादातर लड़ाइयां आजकल जल्दी रुक जाती है, उसमें एक फैक्टर कॉस्ट का भी है। वॉर इज सो वेरी, अभी जो मिसाइल्स जो इजराइल और अमेरिका ने यूज किए हैं इस सारी वॉर में, एक मिसाइल 10-10 मिलियन डॉलर की। तो बड़े बड़े पावरफुल और रिच कंट्रीज भी, उनकी इकोनॉमी एग्जॉस्ट हो जाती है, लड़ाई ज्यादा दिन नहीं लड़ सकते। आज लड़ाई, जैसे मैंने कहा, ह्यूमन एलिमेंट उसमें नहीं है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, विच इज सो वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन जब लोकल थिएटर में वॉर होती है तो उसमें बड़े वेपन्स नहीं यूज होते, स्मॉल आर्म्स यूज होते हैं, और आज दुनिया में स्मॉल आर्म्स सबके पास है। आज तक दुनिया में जितनी भी क्लाशनिको राइफल्स बनी है, AK-47 राइफल्स आपने नाम सुना होगा, एक AK-57 भी है। क्लाशनिको राइफल ये रशिया से निकली थी। आज तक दुनिया में जितनी भी बनी है ये राइफल्स में से 3% राइफल सिर्फ फोर्सेस के पास है, सरकारी लोगों के पास। इसमें से 97% राइफल्स जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास है, क्रिमिनल्स के पास, टेररिस्ट के पास, नक्सलिस्ट के पास, इनके पास है। मतलब जितनी भी बनी है आज तक वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स के पास है। ये सब लोकल थिएटर्स में यूज होती है। तो इससे ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट जो है मुल्कों की, वो कितनी डेंजरस हो गई। इसलिए आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग लोकल थिएटर्स में मरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में, जो इंट्रा स्टेट वॉरफेयर है। और ये क्योंकि सालों तक 10-10, 20-20, 30-30 साल तक चलती रहती है, ये सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट है जो रुकती नहीं है, क्योंकि इसमें कॉस्ट इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। और यूजुअली दूसरे स्टेट एक्टर्स जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उसको फंड करते रहते हैं। So there are international funders from where the money is coming. Sometimes there are criminal syndicates, there are drug syndicates. Sometimes there are state actors which are constantly funneling money through illegal channels to these actors, and they are constantly getting money, and they constantly keep on rather continuing this conflict and disturbing the peace and security of countries. So this is the new form of warfare, जिसको एक अमेरिकन स्कॉलर है जिनका नाम है मैरी काल्डोर, KALDOR, जिन्होंने इनको नाम दिया न्यू वॉर्स। ये नए जमाने की लड़ाई है। तो आजकल दुनिया में न्यू वॉर्स जो है, पूरी दुनिया में, खासतौर से एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, कम कंट्री ऐसे होंगे जिसमें ये न्यू वॉर्स नहीं हो रही। तो एक तो न्यू वॉर्स एक नया फिनोमेना है जो 1950 के बाद से दुनिया में बहुत तेजी से फैला। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की, वॉर एज वॉर प्रॉपर, की कैसे वॉर चेंज हो गई और कैसे उसका नेचर चेंज हो गया। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू।
Professor Asmar Beg Saab. Before we take up questions from the participants, let me give a few comments. अब प्रोफेसर असमर बेग साहब की लेक्चर से हमको ये पता चला कि वार के कई डायमेंशंस हैं, और इन्होंने बताया कि भाई जब वेपन्स आप खरीदते हैं, रोल अदा कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मुझे म्यूट भी करना पड़ रहा है कई पार्टिसिपेंट्स को। जैसा मैं कोऑर्डिनेटरी नहीं हूँ बल्कि इस कोर्स का चौकीदार भी हूँ, वो हमारा चौकीदार तो अपने परफॉर्म नहीं कर रहा है अपने सारे ड्यूटीज, मुझे ये भी करना पड़ता है यहाँ पर, दैट इज किसी को म्यूट करना पड़ता है। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल टू म्यूट योर माइक्स, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्योंकि आजकल के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस, हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज को शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग किस चीज का कर रहे हैं? वेपन्स का कर रहे हैं। दे आर शॉपिंग वेपन्स, टेक्नोलॉजी। और हमने राफेल खरीदा, पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सस्ते में खरीद रहे थे, आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जाके महंगे में खरीदा। और इंडिया पाकिस्तान की वार में अभी आर्मी ने एक्नॉलेज, एयरफोर्स ने एक्नॉलेज किया कि हमारे कुछ राफेल गिर गए। देखिए, इसका एमआरपी नहीं होता है। एमआरपी अगर है तो आप बार्गेन कर सकते हैं ना, मार्केट में सब्जी जब खरीदने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं, कम दाम पे लाते हैं। यहाँ पे कोई एमआरपी नहीं है, ये भी हमको पता चला। और असमर साहब ने हाईलाइट किया, इंटर स्टेट वार्स से ज्यादा आजकल इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट वार्स हो रहे हैं। सारे अफ्रीकन कंट्रीज इस मुसीबत से गुजर रहे हैं। ये कहा जाता है कि अफ्रीका में अगर आप चले जाएं, एक चिकन जो खरीदते हैं, एक फुल चिकन, जैसा $5 में फुल चिकन आ रहा है, उससे कम दाम के आपको AK-47 अफ्रीका में मिल रहा है। यू कैन बाई वेरी इजीली। समटाइम्स यू मे नॉट हैव मनी टू बाई फुल चिकन, बट विथ लिटिल मनी यू कैन बाई AK-47। इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हो रही है। तो न्यूक्लियर वेपन्स रखना कोई शौक नहीं है, ये भी इन्होंने बताया। ये कोई शौक नहीं है भाई, यू शुड नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ। अगर आप इंडिया ने जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया, चेहरे पे रौनक आ गई सारे नेताओं पे। 8 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग किया, अंडरग्राउंड टेस्टिंग किया, सारे चेहरे उतर गए। What is this? Why should we waste so much money in building nuclear weapons? Because क्योंकि वार, आजकल के जो वार है ना, इसमें कोई जीतता नहीं है, सबकी हार है। If we don't end war, wars will end us. अगर हम वार को खत्म नहीं करेंगे तो वार हमको खत्म कर देगा। हमें यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा स्टेटमेंट है, आप उसको लिए, which says that since the wars begin in the minds of men, सबसे पहले आइडिया वार का दिमाग में आता है। That is why it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. क्योंकि वार में ज्यादातर क्या होता है? वार में मैसेकर होता है, मैसेकर ऑफ पीपल हु डू नॉट नो ईच अदर। अगर दो आर्मी के लोग, एनिमी स्टेट्स वाले, एक दूसरे को मार रहे हैं, दे डू नॉट नो ईच अदर। ये वार क्यों हो रही है? ये वार इसलिए हो रही है, इट इज फॉर द प्रॉफिट ऑफ द पीपल हु नो ईच अदर। जैसा अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एंड ट्रंप एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, वो अपने सोल्जर्स के जरिए दूसरे सोल्जर्स को, दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को जो एक दूसरे को नहीं जानते, उन पे वार हो रही है। यू सी,
we have reached today in a stage where we can say that war will lead to mutually assured destruction. MAD, मैड, हम मैड स्टेट में आ गए हैं. म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सब खत्म हो जाएंगे. न्यूक्लियर रेडिएशन से कोई नहीं बचेगा. लॉन्ग 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 एगो आइंस्टाइन सेड कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट बिटवीन स्टिक्स एंड स्टोन्स, बिकॉज नो ह्यूमन बीइंग विल बी सर्वाइविंग. तो इसीलिए वार बड़ा डेंजरस है. We have to invest more on peace. We have to divert the resources, funds for war or war technology to development. That is, peace will bring more dividends than war. With these few remarks, now I invite learned participants to ask questions to the resource person. And if you have any comment, you can also share with all of us. Now the floor is for participants for interactive session. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, Professor Beg. Thank you for this informative session. I am Dr. Orko Choudhury. I have done my PhD in military history from Jadavpur University. Now I have a question and several comments. So if you allow me, I can express them. Firstly, about the way you started, that whether war will be non-contact warfare, the way Operation Sindoor was conducted, and the war between Iran and Israel. So my question is whether war will be non-contact warfare or whether it will be fought by infantry. Is this dominated or determined by technology or strategic objective? Because we are seeing two kinds of warfare fought in 2-3 different parts of the world. See Russia-Ukraine war. Their ground forces have invaded Ukraine. So it is not only dependent on the use of technology. This is my first question. So how war will be conducted? Would it be determined by use of technology or strategic objective? Secondly, since we are talking about the development of technology, I think we should take a moment to praise India's very efficient, integrated and multi-layered air defense system that we have developed, that has stopped number of Pakistani drones, even missiles. Some missiles even came in the vicinity of Delhi, but none of them touched the ground. So, and our BrahMos cruise missile, which is now arguably the best in the world, which brought Pakistan to the ceasefire table. I think we should take a moment to praise these indigenous technological advancements done by India within a very short span of time. And thirdly, about your argument regarding nuclear weapons, I completely disagree on this. Nuclear weapon is not a weapon to be used, but a weapon to have. It is a weapon of deterrence. Deterrence. It matters, यही मैटर करता है सर कि हमारे पास है कि नहीं. अगर आप देखें कि in the past 2-3 decades, which are the countries that were invaded by foreign powers? Afghanistan, recently Ukraine, Iraq. None of those countries have nuclear weapons. So nuclear weapons is the last resort. It is not going to be used in regular manner in a battle of theater. I mean a theater of combat. But nuclear weapon hona hi zaruri hai, sir. This is my argument. Ukraine agreed to CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty, and did away with all their nuclear weapons. See what happened. Russian forces have invaded Ukraine in the past 3 years and they're still there. But the way war has been fought by improved technology with missiles and drones, that is only fought between countries who have nuclear weapons. America did not think twice before invading Iraq or before invading Afghanistan. But it will think multiple times if it tries to invade Pakistan, if it tries to invade India, or if it tries to invade China. So these are the 3 points that I would like to mention, sir. And thank you, sir. Thank you. Should I respond or take up other questions? If you I do have participants have questions, good afternoon, sir. At the end, we can answer all the questions. Yes, I think. Actually, I do have some comments. You can answer them at the same time. Okay, sir.
Okay. The first thing is, as you talked about changing nature of war, that now infantry is not involved. That was the first thing. One thing that came to my mind is in this era of super imperialism, when there is WTO, IMF, and World Bank, these institutions are there to dictate their terms, and these institutions do the dirty work of so-called developed countries. The first thing is that. The second thing is infantry being in some country means that you are going to occupy that country. And you talked about nation states, which talks about territorial integrity of a state. So do we really need to occupy a country? As we have seen, US has floated a particular kind of regime change in the early 19th century in Latin America and later in Middle East. So when you can have your agents in a country, lastly we saw during the Iran-Israel war, US again tried and Israel said it expressly that they wanted regime change in Iran. So what they are doing is exactly serving their purposes anyway. So do we really need that particular kind of a war that involves infantry? Two things. And third thing, I think my fellow trainee has already asked that question. I too thought that nuclear deterrent nuclear weapons majorly work as a deterrent. One thing also I had in my mind when you talked about weapon industry, Lockheed Martin and all these companies who sell weapons to other countries. And one thing that really made me happy, I too was thinking for a very long time that these companies, these countries who sell weapons, how can they sell best of their weapons with which we can attack them? One thing also, we have been thinking of technological know-how. We don't have technological know-how of these weapons. They don't transfer technology. So even though that is a very profitable business, is it really wise for countries like us to? Assalamualaikum, sir. Sir, I have a question, please. Yes. Sir, my question is like, how do climate change and resource scarcity contribute to the conflict among the countries? How do the climate change and the resource scarcity contribute to the conflict among the countries in 21st century? मेरा एक सवाल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लगता है कि फ्रेंच कॉलोनिस्ट घुसे वियतनाम में, जो दियन बियन फू के वॉर के नाम से दुनिया भर में फेमस है, और वहाँ फ्रेंच कॉलोनिस्ट बहुत बुरी तरह पराजित हुए। उसके बाद फिर अमेरिका डायरेक्ट गया वियतनाम में। उसके बाद से कन्वेंशनल वॉर की स्ट्रैटेजी चेंज हुई और 70s के बाद जनरली लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट एक टर्म वॉर स्ट्रैटेजी में आया। और मुझे लगता है कि 70s के बाद जनरली इस स्ट्रैटेजी पे ही इंपीरियलिज्म ने काम किया, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, सब जगह वो नॉन स्टेट एक्टर्स को पहले प्रमोट करते हैं, फिर उनको यूज करते हैं और फिर उनके बिहाफ पे जाके वहाँ डायरेक्टली इंटरवेंशन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले डिकेड में ये भी अब चेंज हो रहा है। वो डायरेक्ट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको यूज करने के बजाय अब डायरेक्ट इंटरवेंशन फिर से शुरू हुआ है। जैसा हम यूक्रेन में देख रहे हैं, अमेरिका डायरेक्ट बॉम्बिंग करना शुरू कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक चीज अभी भी हम देख पाए हैं कि अल्टीमेटली पीपुल्स डिसाइड द फेट ऑफ वॉर, आइदर वी कैन सी इन अफगानिस्तान और एनीवेयर। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी और किसी की वजह से वो युद्ध जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं, उनको फाइनली वापस लौटना पड़ा है। तो क्या मतलब मुझे जो ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी में शिफ्ट हो रहा है, जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक वेयरफेयर का ही फॉर्म है, तो नए दौर में हम इसको कैसे देखते हैं? I think many questions have been asked. Let's request. मैं ये कह रहा था कि पहले इतने सवालों के जवाब दे दें, फिर या एक और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है निखिलेश जी, आप भी पूछ लीजिए,
क्योंकि फिर बाद में जवाब भी लेना जरूरी है। Yes. या डॉक्टर निखिलेश। As we all know that journalism and cinema are the parts of war as well and literature. When our journalists glorify the wars or having weapons and destructive weapons, how do it create and they're thinking about the war? Do these things really affect our psyche? And we always, hover in the thinking of war, whether news channels, Sindoor, Operation Sindoor, during Operation Sindoor, false information were, almost every channel we were seeing that false information. Nothing was right there. So how does literature save this? Today we know about war. Whether what is the role of literature in it and what is the reality actually? Okay. I'll start with the first one. Thank you. The first issue was raised about the strategic objective in war and the use of ground forces. You see, every war has a strategic objective. Without objective, usually wars would not start. Every country would have a strategic objective. A strategic objective is the long-term objective. But there are tactical things which are on the ground. Means you change your tactics, but the strategy remains the same. Means finally which you have decided. So the point basically is that ground forces need to be used essentially when you want to, for example, you mentioned the example of Ukraine and Russia. So Russia wants to occupy that territory, so it has to use the ground forces. But there are other political objectives also which can only be fulfilled by using the ground forces. And if you don't use it, your political objectives remain unfulfilled. The classic example is that of the recent conflict between Iran and Israel. Israel said our aim is regime change. America said we want regime change, but they also sometimes change. Trump is very unpredictable when it comes to his statements. But what happened? They were not able to change the regime, because for that you need to get on the ground. If you don't get on the ground, you will not be able to change things on the ground. Once you are using only the air force, आप हमको पमेल कर सकते हैं, हमको दबा कर सकते हैं, हमारी चीजों को तोड़ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब तक नहीं आएंगे, तो आप उसको क्लासिकली देख रहे हैं विद इन द कंट्री, इवन गाजा में, जब तक इजराइल ग्राउंड पे नहीं जाएगा, गाजा की सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाएगा. उससे ज्यादा बॉम्ब तो दुनिया में कोई किसी टेरिटरी पे ना आज तक डाला है ना डाल पाएगा. मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनथिंकेबल. तो सिर्फ दूर से कितने भी वेपन्स आप यूज कर लें, आपको ग्राउंड पे उतरना ही पड़ेगा अगर आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं. सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, आप दूर से हमारे घर पे बम फेंकवा दीजिए, कुछ तकलीफ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे नहीं होंगे. दूसरी बात जो आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स आर फॉर डिटरेंस, वही तो मैं आर्ग्यू कर रहा था. डिटरेंस कहाँ हुआ? इन सारे कंट्रीज का जो मैंने एग्जांपल दिया, इन्होंने नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज से वेपन लड़ाई लड़ी और लड़ाई हार गए, ऑलमोस्ट पीछे हट गए. मतलब हारना न भी मानिए आप, पीछे हट गए, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और न्यूक्लियर वेपन उनको सेव नहीं कर पाया. और आप कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन से डिटरेंस होता है, तो जो कारगिल वॉर हुई है इंडिया के और पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो तो न्यूक्लियर वेपन के बाद ही हुई है. उससे पहले तो पाकिस्तान हमको कन्वेंशनली अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाई. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूक्लियर वेपन उनके पास आ गया तो उनको इम्प्यूनिटी मिल गई कि आप यूज नहीं कर पाएंगे हमारे अगेंस्ट. तो डिटरेंस कहाँ हुआ? दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब पार्लियामेंट पे अटैक इंडिया में हुआ, उस जमाने में हमारे श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे और जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि हॉट परसूट होना चाहिए. अब इत्तेफाक से वही होम मिनिस्टर थे और अटैक हो गया पार्लियामेंट पे, तो लोगों ने कहा कि सर हॉट परसूट करिए. अब हॉट परसूट का मतलब कि एनिमी के इलाके में घुस के उसके टेररिस्ट कैंप को तबाह करिए. तो इंडिया ने अपनी फोर्सेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दी. काफी समय महीनों तक हमारी फोर्स लगी रही वहां पर और हम ये कह रहे थे कि हम अटैक करने जा रहे हैं. तो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान में, उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया कि वी आर गोइंग टू यूज द अल्टीमेट वेपन, एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट इंटरवीन एंड आस्क्ड अस टू विड्रॉ बिकॉज पाकिस्तान हैड थ्रेटन्ड अस विद द अल्टीमेट वेपन. तो हमारे वेपन से हमको क्या, ठीक है, उनको तो फायदा हुआ. पहली बार कारगिल में वो उस वेपन की वजह से कवर में उसके हमारे अंदर सब नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में अंदर घुस गए और हम पे अटैक कर लिया और महीनों तक हमारी टेरिटरी में रहे. फिर बाद में हमने लड़के उनको भगाया. और दूसरी बार हम उन पे अटैक नहीं कर पाए, बल्कि फोर्स को बॉर्डर पे भी नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने हमको अल्टीमेट वेपन से थ्रेटन कर दिया.
तो हमको कहाँ वो बचा पा रहा है? वेपन जो बेसिकली है, वेपन की यूजिबिलिटी होनी चाहिए जितनी भी फार फेचेड हो। न्यूक्लियर वेपन की नॉन यूजिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट हो गई है। डिटरेंस की जो बात आप कह रहे हैं ना, वो डिटरेंस आज की दुनिया में उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उसकी न्यूक्लियर थ्योलॉजी ये कहती है कि जब हमारे पास वेपन होगा तो कोई हमें टच नहीं करेगा। लेकिन दूसरे तरीकों से नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए आजकल, जैसे अभी सामने बात करी, नॉन स्टेट एक्टर्स ज्यादा एक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ परपेचुएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, सो दे आर ऑल एक्टिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नॉन स्टेट एक्टर्स का इवन मतलब Ukrainians are attacking Russia with impunity with drones and all kinds of things. They are not being deterred by the Russian nuclear weapon because they know that Russia cannot use the nuclear weapon even if it is talking about it. So when the country, the adversary country, knows fully well that we cannot use a certain weapon, it gives some kind of a cover to that country that this is something which is unusable. Of course, to some extent, I would still agree with you saying that there is some extent of deterrence. What are the costs? It is not only the cost in making the weapon, उससे कई गुना कॉस्ट जो है उसको मेंटेन करने की है वेपन को। फिर हमारा और पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल कंपटीशन चल रहा है, रोज हमें उस पर रिसर्च करनी है कि हमारे वेपन्स उनके बराबर रहें, कम से कम उनसे ज्यादा हो। आज हमारे कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनसे ज्यादा है। फिर उसके अंदर मिनिएचराइजेशन होता है, मतलब उस वेपन को और सोफिस्टिकेटेड बनाना है और मिनिएचर बनाना है और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। We third world countries, for example India, we do not have that kind of economic resource to spend so much of money on a weapon which is more like a showpiece in our arsenal. तो वो cost benefit, of course कोई कंक्लूसिव बात नहीं है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। मेरा आर्गुमेंट ये है कि मतलब उसकी जो कॉस्ट है उसके हिसाब से बेनिफिट्स रिलेटिवली कम है, तो मतलब मिनिमम बात अगर कही जाए उसके बारे में, ठीक है। तो अगली बात जो एक थी वो क्या थी, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज के बारे में किसी ने पूछा था। देखिए, व्हेन वॉर्स आर बीइंग फॉट, कंट्रीज आर फाइटिंग वॉर्स, और व्हेन दे गो टू वॉर, it is guided by the principle of realism. We have got the power and we will use our power the way we can in the world. And when you are using power as a nation state in international politics, you are not concerned about climate and other things. These times. So when you are at war, when you are in competition, when you are in conflicts, you put all your resources in trying to outsmart the other country, and you do everything and anything. So climate change and other issues of resources do not come in picture when rather war theology is being discussed or countries are talking about war. One other thing I would like to respond about was the role of journalists and literature. That is very important, because journalists have a very important role in warfare, because journalists are quite often used by state actors as a very important mechanism of war propaganda. देखिए, वॉर के अंदर प्रोपेगेंडा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप अपने मुल्क की फोर्स को ही नहीं लड़ रही है बॉर्डर पे, आपका पूरा मुल्क वो कि आपके मुल्क के लोगों का मोरल नीचे जाए, लड़ाई में कुछ भी हो रहा हो। तो जो आप देखेंगे दुनिया की वॉर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे अभी सर हमारे पहले जो बोल रहे थे, वो वॉर मिलिट्री हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, जब लड़ाई होती है तो हर मुल्क के लोग अपने मुल्क के अंदर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जर्नलिस्ट है जिसके भी जरिए, हमेशा से वो ऐसा करते हैं कि हम लड़ाई जीत रहे हैं, बल्कि हम लड़ाई बस जीतने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों का मोरल और नेशनल मोरल नीचे ना हो, इसलिए उसमें ट्रुथ का इशू नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल जर्मनी का है कि जब जर्मनी पे बर्लिन पे बॉम्बिंग हो रही थी, हिटलर पूरी तरह हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके जो करीबी लोग थे तब भी नहीं मान रहे थे। उनका ये कहना था तो वॉर में प्रोपेगेंडा की बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है। लेकिन आज की दुनिया में एक और इंपॉर्टेंट हो गई है बात, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रुथ। तो आज तो जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिज्म में लड़ाई के जमाने में झूठ ही सबसे बड़ी चीज है, बल्कि पोस्ट ट्रुथ ये कहता है टू डीलेजिटिमाइज ट्रुथ, मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच को डीलेजिटिमाइज करना है। मतलब जो चीज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, पोस्ट ट्रुथ ये कहता है कि उसको डीलेजिटिमाइज करो, कि ट्रुथ से तो कोई फायदा ही नहीं है, झूठी फायदेमंद चीज है। जो जिसका क्लासिक एग्जांपल ट्रम्प ने दिखाया कि जो चीज सामने नजर आ रही है वो झूठ है। वो कह रहा है कि उसके कैबिनेट के लोगों ने कोई बात बोली, उसने कहा नहीं उनको नहीं पता। मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो लेडी कोई बात कह रही है वॉर के बारे में, ट्रम्प से पूछा जा रहा है, ट्रम्प कह रहा नहीं उसको कुछ नहीं पता, इनको पता है, ये बहुत बड़े वॉर के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है।
तो आप लीडर को मानिए और लीडर जो बात कह रहा है उसको मानिए, चाहे वो कितनी भी झूठ हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए सच है। तो ये जो चीज है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आजकल वॉर के अंदर आ गई है, जो प्रोपेगेंडा इस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन लिटरेचर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज लिटरेचर इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ superficial thing, you know. Literature eventually records the real history, whatever happens in the world, and future generations, when they look at literature, they would come to understand and realize and analyze that how things unfolded in the past. But that is something that takes time. Journalists and propagandists are working exactly at the time when the war is taking place live, so their effect at that particular point of time is much more, and it actually leads to a lot of confusion being created that you saw even in India also, you know, at the time of Operation Sindoor, which is very recent. To what extent our journalists went in explaining, you know, the exploits of our army, that this city has been occupied, and since till morning that city will be occupied, and that was eventually all proven to be wrong. So that is how, you know, in their enthusiasm, in their jingoism, sometimes they cross certain limits, and which eventually sometimes bad also, because it harms the military also. You are discussing the military strategy on live TV, that same TV which the opponent is also viewing. तो क्या आप चाहते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं, आपकी फोर्स जो करने जा रही है लड़ाई में, वो एनिमी को पहले ही पता लग जाए? तो वो तो बहुत ही बैड स्ट्रैटेजी भी थी जो जर्नलिस्ट इस तरह की बातें लाइव टीवी पे कर रहे हैं. बट एनीवे, दैट इज हाउ थिंग्स आर. So these are some of the things which I wanted to say. You know, there could be many other things, but I think we have reached to the end of our time limit. So I'd like to stop here. Thank you all. Friends, वैसे टाइम खत्म हो गया है. If somebody has still one or two questions, they can. Sir, I have a question. हाँ जी, पूजा जी. सर, सबसे पहले तो आपने इतना रैशनल और इतना प्रैक्टिकल आपने जो लेक्चर दिया, उसने एक बहुत अच्छी समझ विकसित करने में मदद की है. सर, मेरा प्रश्न ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में या फिर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो धर्म के नाम पर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, युद्ध लड़े गए हैं. सर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 21st सेंचुरी में चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर की, तो क्या यहाँ पे धर्म की कोई भूमिका रहती है, और अगर रहती भी है तो वह किस प्रकार से प्रभावित करता है? और युद्ध के दौरान भी क्या लोगों में की मानसिकता को धर्म प्रभावित करता है? तो सर, अगर किस प्रकार से करता है, आप थोड़ा बताइए. देखिए, दुनिया वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आज धर्म के नाम पे कोई लड़ाइयां नहीं हो रही हैं दुनिया में. वो कुछ लोग उसको उस चश्मे से शायद देख लें. लड़ाइयां जो हैं वो एक ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से हो रही हैं. दो चीजें उसमें हैं. देखिए, एक तो छोटी लड़ाइयां जो होती हैं, कोई दो छोटे मोटे देश कहीं लड़ रहे हैं तो उनके आपस में कोई डिस्प्यूट होंगे, टेरिटरी के जो भी होंगे, उसके बेस पे लड़ रहे होंगे. जब दुनिया में बड़े लेवल पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो ग्लोबल जो डोमिनेंस है कि दुनिया का जो पावर सिस्टम है वो कैसे इफेक्टेड हो. दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री आज अमेरिका और दूसरा राइजिंग कंट्री चाइना है. बाकी ये जो दोनों पोल्स हैं दुनिया के आज, और बाकी कंट्री इनके आसपास घूम रहे हैं. तो हर मुल्क ये देखता है कि ये जो लड़ाई की सिचुएशन है उसमें हमारा क्या होगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, हम क्या खोएंगे, क्या पाएंगे. इसीलिए कंट्रीज उस हिसाब से अपनी पोजीशन को लगाते हैं. जैसे आपने भारत का पूछा, तो भारत ने आज कह दिया कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका नाम दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब कि हम फ्री हैं, हम किसी ग्रुप में नहीं है, हम किसी लड़ाई में देखेंगे हमारा क्या फायदा हो रहा है. जैसे यूक्रेन से लड़ाई हो रही थी तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसका मतलब रशिया के साथ है. तो उन्होंने सीधी बात कह दी कि साहब, रशिया से हमको सस्ता तेल मिल रहा है और रुपए में मिल रहा है, हमको डॉलर नहीं खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए हम वहां से ले रहे हैं. और आप लोग भी तो, यूरोप के लोग भी तो उनसे गैस खरीद रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया एक बाजार है जहां हमारा जो फायदा होगा वो हम करेंगे. हर मुल्क इसी तरह काम कर रहा है, इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है. कोई अगर उस चश्मे से देख रहा है तो चश्मा इस चीज को देखने के लिए फिट नहीं है. ठीक है. थैंक यू प्रोफेसर असमर बेग साहब. बिफोर आई रिक्वेस्ट, मेरा एक सवाल तो सर. हाँ जी सर, माई सेल्फ भरत मधु सर. जी सर. हाँ सर, जब भी हम युद्ध की बात करते हैं तो कुछ देशों के नाम आ जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया. हाँ, तो सर इनका जो लीडर है ना, जो प्रेसिडेंट या तो फिर आप जो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, इनका क्या रोल रहता है सर?
अगर चेंज हो जाता है तो कुछ अलग सा छवि हम लोगों को मिलता है। जैसे कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा था तो कुछ अलग सा हम लोगों को देखने को मिलता था, लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो अलग से कुछ छवि मिलता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल लीडर इन वॉर एंड पीस एफर्ट्स? ये सब ऐसा है कि दो इसमें चीजें हैं। एक तो ये कि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, आपसे एक्सप्लेन किया था, बहुत पैसा उनके पास है, बहुत पावरफुल है। तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उतना पावरफुल है कि वो डिसाइड करता है कि अमेरिका को कौन सी लड़ाई लड़नी है, नहीं लड़नी है, कहाँ जाना है। लेकिन प्रेसिडेंट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आदमी जैसे ट्रंप है तो वो भी चीजों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका लिमिटेड इफेक्ट है। मेन वो लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि वही मेन है, उन्हीं का इंटरेस्ट है और वही बताते हैं प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे चाइना है, रशिया है, तो वहां पे तो एक लीडर है। आज पुतिन है, 10 डिकेड से वो लीडर है, वो जो कुछ भी कर रहा है, हो सकता है वो मर जाए या मार दिया जाए, दूसरा आ जाए तो वो कुछ और करेगा। तो जब एक आदमी की सत्ता होती है तो वो तो एक आदमी आप बदल गए, यहाँ आ गया तो मेरी सोच अलग है। कंट्रीज में चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती हैं, थोड़ी बहुत बदलती है 3 साल की पर्सनालिटी के हिसाब से जो उस वक्त कुर्सी पे बैठा है। Okay, sir. Thank you. I will be. Time is over. I will be requesting Bharat Manji to propose vote of thanks. And before I request him to do that, I just want to make a final comment. The final comment is, as Professor Beg said, each state or superpower has will think whether to participate in the war or not. Whether they are directly participating or not, this military industrial complex requires that other countries should fight war. इसलिए कि उनके जो वेपन्स बेचे हैं ना, वो उसका टेस्टिंग होता रहता है। जब राफेल गिर गया हमारा इंडिया का पाकिस्तान में, तो उसके शेयर्स मार्केट में डाउन हो गए। ये कंटिन्यूसली रिसर्च चलता है। जैसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नई मेडिसिन जब बनती है ना, नई मेडिसिन को हेल्दी पेशेंट्स पे क्लिनिकल टेस्ट करना पड़ता है। हेल्दी पेशेंट को टेस्ट करना पड़ता है, भैया इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं देखने के लिए। उसी तरह से ये वार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, ये चाहते हैं कि वार होती रहे दुनिया में, ताकि हमारे वेपन्स का टेस्टिंग हो और हाउ टू इम्प्रूव आवर ओन टेक्नोलॉजी, so that in future we will have superiority in terms of selling better products, better weapons, better aeroplanes, war machines. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। जैसा हमने कहा कि भाई जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, दे डोंट किल अदर्स। वार में आप अननोन लोगों को किल करते हैं, ordinary people become the victims. That is the tragedy of war. That is why we should go for peace. We should think about peace. We should foster mutual respect, understanding, and intellectual solidarity with each other. Thank you very much. Now I request Bharat Manji to propose vote of thanks. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. On behalf of MLPTC AMU, I extend my sincere thanks to our distinguished resource person, Professor Asmir Bug, for sharing such valuable insight in today's session. My heartfelt gratitude also goes to our program coordinators for the excellent planning and support throughout this session. A warm thank you to all the participants for your active engagement and contributions. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Asmar Saab. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Excellent, sir. Thank you. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। Thank you so much. Thank you, sir. बहुत ही मालूमाती लेक्चर दिया गया। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Trying to have recording session आके सरकारी लेक्चर और होना चाहिए। नई चीजें पता होनी चाहिए। बैग साहब का एक लेक्चर और होना चाहिए सर। We will think about it. जी, हम सोचेंगे।